हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्नर्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का एक छोटा सा टॉपिक, लीगल पर्सनैलिटी, जिसमें कि हम पर्सन क्या होता है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है इसकी डिस्कशन की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या इस कंसेप्ट की जरूरत है, तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी है, एक दो लाइन में है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सिनेरियो टाइप में है जो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को है कहीं ना कहीं बताती है कि क्यों आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉयर, बीइंग एडवोकेट, कि एक पर्सन कौन है, एक लीगल पर्सन कौन है, एक लीगल पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में पहली जो है सिनेरियो, इसमें क्या है कि एक रिया है जो लॉ स्टूडेंट है, वो एक ट्रक के द्वारा है हिट कर दी जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसके टक्कर मार दी जाती है। और वो ट्रक कौन सा है? वो ट्रक है क्विक कार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उसका ट्रक है। ठीक है, और इस एक्सीडेंट की वजह से रिया है जो उसको कुछ इंजरीज होती हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो आता है, कंडीशन ये आती है कि क्या यहाँ पर रिया है जो कंपनसेशन यहाँ पे लेने के लिए, या अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो रही है, तो उस केस में क्या हम डायरेक्टली इस ट्रक को ही सू कर सकते हैं, या कैसे हम इसको कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि जो हमारे जो है क्विक कार्ट है कंपनी है, वो एक ह्यूमन बींग तो है नहीं। क्लियर? उसके अलावा एक और सिनेरियो है जिसमें ये जो क्विक कार्ट का जो वेयर हाउस है उसी के अंदर है जो आग लग जाती है। और वो आग लग रही है किसकी वजह से? जो फाल्टी जो वायरिंग की गई है स्पार्क इंजीनियर्स कंपनी उसके द्वारा, उस वजह से यहाँ पे है जो किसी भी तरीके से फायर लग जाती है और उससे वहां पे बहुत सारा लॉस है उस कंपनी को होता है। अब वो कंपनी भी यहाँ पे कंपनसेशन चाहती है। तो क्या ये दोनों के दोनों सिनेरियो के अंदर है, यानी कि रिया भी क्विक कार्ट को है जो खुद को है क्या सू कर सकती है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। तो क्या क्या रिया इसको शू कर सकती है? तो और कर सकती है तो वो किस तरीके से है वो शू करेगी, कैसे वो इसके खिलाफ है जो कोर्ट में जाएगी? क्लियर? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ ए नॉन ह्यूमन कंपनी है स्टैंडिंग एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन द कोर्ट लाइक जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, कैसे हो सकती है वो खड़ी? तो इसका जो आज जो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक पर्सन एंड लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और थ्योरी है जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, जो कि अक्सर यूजीसी नेट लॉ के अंदर है जो पूछी जाती है। काफी बार इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी चांसेस हैं आने के। ठीक है, ये हमारा आज का इंडेक्स है वीडियो का, इसमें ये वाली सारी चीजें हम वो है डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ये जो वर्ड है वो पर्सन, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? जब आपके सामने पर्सन कहा जाता है, और सपोज करो कि आप अभी लॉ स्टूडेंट नहीं हो, ना ही कोई एडवोकेट हो, आपको लीगल फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, आप एक कॉमन पर्सन हो, तब आपके सामने एक पर्सन वर्ड आता है तो आप क्या समझते हो कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो कि एक मानव के रूप में है, आप उसी को क्या कहोगे? पर्सन कहोगे, जैसे कि ये यहाँ पे है। क्लियर? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और वहीं पर अब आप आए हो एलएलबी करने के लिए और आप जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सामने है जूरिस्प्रूडेंस का ये सब्जेक्ट। तो अब जूरिस्प्रूडेंस के जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो जब पर्सन देखना है तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सामने जो ये वर्ड है पर्सन, इसका मतलब हो जाता है कि एक एंटिटी जो कि क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग होल्डिंग राइट्स एंड ड्यूटी। मतलब उस वो एक तरह के उसकी ऐसी योग्यता है, ऐसी कोई एंटिटी है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकती है, एनी अदर एंटिटी लाइक कंपनी है, ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है। ठीक है, भी मतलब उसके पास में इतनी योग्यता है, इतनी वो कैपेबल है कि वो अपने राइट होल्ड कर सकती है, वो उसकी कुछ ड्यूटीज हैं वो लॉ के द्वारा उसको दी गई हैं। क्लियर? यानी कि उसकी कैपेसिटी है टू शू और बीइंग शूड, मतलब उसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है और वो खुद सूट है वो फाइल कर सकती है, मतलब ऐसा कोई भी एंटिटी, दैट इज आल्सो ए पर्सन। और इसी के अलावा अगर हम बात करें एटिमोलॉजी की, यानी कि जो शब्द है पर्सन, उसका क्या मीनिंग है, कहां से आया है? क्लियर? तो हम देखते हैं कि जो ये जो पर्सन वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक भाषा के जो वर्ड पर्सोना है उससे लिया गया है। क्लियर? जिसका मतलब है
थियोरिटिकल मास्क, यानी कि जो थिएटर वगैरह में यूज होने वाला एक एक्टर के द्वारा जो मास्क यूज होता है उसको हम यहाँ पे पर्सन कहेंगे। क्लियर? तो ये ग्रीक भाषा के पर्सोना वर्ड से आया है, जो कि अक्सर पीवाईक्यूज के अंदर यूजीसी नेट लॉ के जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं अगर आप उठा कर देखोगे तो उसमें पूछा जाता है। क्लियर? तो इस हिसाब से पर्सन एक तरीके से डिनोट कर रहा है कंडीशन ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, मतलब जो राइट्स और ड्यूटीज के अधीन है। क्लियर? तो ये हमारा जो वर्ड पर्सन था उसका मीनिंग है, जो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा एक बार ये छोटी सी लाइनों में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन मतलब लॉ के अंदर क्या है, बीइंग ऑफ एनी बीइंग जिसके लॉ है जो रिगार्ड्स करता है कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, जिसको कि राइट्स और ड्यूटी है वो दी जा सकती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं भी है तो भी वो यहाँ पे पर्सन माना जाएगा। और लीगल जो पर्सनैलिटी है इसका क्या मतलब है कि एक स्टेटस जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको लॉ ने मान्यता दी है एज ए पर्सन। ठीक है? ताकि वो यहाँ पर राइट्स और ड्यूटी है वो होल्ड कर सके, प्रॉपर्टी होल्ड कर सके, वो डेट ले सके, उसके खिलाफ सूट फाइल हो सके, उसके द्वारा सूट फाइल किया जा सके किसी के खिलाफ। तो ये सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसको जो लॉ जब रिकॉग्नाइज करती है कि इस पार्टिकुलर पर्सन के पास ये राइट्स और ड्यूटीज हैं, तब हम उस पर्सनैलिटी को लीगल पर्सनैलिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पर्सन एंड लीगल पर्सनैलिटी है, उन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जो है जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने के लिए जब लॉ का हमें चीज़ें पढ़नी शुरू होती है तब एनी पर्सन जो वर्ड यूज होता है काफ़ी सारे सेक्शंस वगैरह में, डेफिनेशंस वगैरह में जहाँ पे यूज होता है, तो वहाँ पर पर्सन का मतलब ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बीइंग प्लस कोई भी जूरिस्टिक पर्सनैलिटी है या जिसको लॉ ने एक पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनिंग। अब इसके बाद में देखते हैं टाइप ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। यह है नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब नेचुरल पर्सन तो जनरली अगर आपको वैसे बताया गया है कि नेचुरल पर्सन क्या होता है, तो वो आपको उसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि नेचुरल पर्सन मतलब एक ह्यूमन बीइंग, लिविंग इंडिविजुअल हम जिसको कह सकते हैं। और ये जो है अपनी लीगल पर्सनैलिटी कब से एक्वायर कर लेता है, ऑन दी पर्सनैलिटी बाय दी बर्थ, जैसे ही उसका जन्म होगा उसको पर्सन रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, नेचुरल पर्सन कहें या फिर लीगल पर्सन भी उसको कहेंगे। और वो अपनी जो पर्सनैलिटी है, लीगल पर्सनैलिटी है, वो बाय द डेथ लूज कर देता हो। बट इन सम सिचुएशंस लाइक इंसॉल्वेंसी वगैरह कुछ कुछ राइट्स और ड्यूटीज हैं उसकी उस टाइम भी उससे ले ली जाती हैं। और जो लीगल नेचुरल पर्सन है ये कुछ एक्स्ट्रा राइट जो कि आर्टिफिशियल पर्सन के पास नहीं होते, उससे ज़्यादा राइट्स हैं वो इंजॉय करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, मैरी का राइट है। ठीक, बाकी उसके अलावा जो कॉमन राइट जैसे शू का है, बी शूड है, सूट फाइल करना, सूट फाइल नहीं किया जाना, दोनों चीज़ें क्रिमिनल लायबिलिटी भी हैं वो नेचुरल पर्सन के अगेंस्ट बनती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो क्या है, यहाँ पर जो नॉन ह्यूमन एंटिटी जिनको लॉ ने एट्रीब्यूट किया है, जिनको लॉ ने एक पर्सनैलिटी दी है, चाहे वो किसी भी एक्ट के थ्रू, किसी भी लेजिस्लेशन के थ्रू दी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हम कंपनी की, तो वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक कंपनी बनाया जाता है। क्लियर? तो ये लॉ के अंडर है जो क्रिएट की गई है। क्लियर? और ये अपने ह्यूमन एजेंट्स हैं, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑफिशियल्स, अदर ऑफिशियल है, सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह, इनके थ्रू है जो वर्क करती है। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कंपनीज आ गया, रजिस्टर कोई सोसाइटी है, यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल बॉडीज है, सम टाइम इवन आइडल्स जैसे कि मूर्ति वगैरह है, कोई मंदिर है, जैसे ट्रस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल या जुरिस्टिक पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द कोर्ट इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। क्लियर? अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें, इनकी योग्यता की, तो ये क्या क्या चीज़ हैं वो होल्ड कर सकते हैं। तो जुरिस्टिक पर्सन्स हैं वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, जैसे कंपनी है तो उसके कंपनी के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है, किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ में भी हो सकता है या अदर जुरिस्टिक पर्सन के साथ में भी हो सकता है। उसके खिलाफ सूट भी फाइल किया जा सकता है और वो है जो खुद भी सूट फाइल कर सकता है खुद के नेम में, लाइक ए कंपनी। अब नेचुरल पर्सन है उसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ये बर्थ से स्टार्ट होती है, जब उसको जन्म हुआ है तो उसको लीगल जो पर्सनैलिटी है नेचुरली यहाँ से शुरू हो जाएगी और ये चल करके उसकी डेथ पे है जो एंड हो जाती है। मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग है वो पर्सन होने से सीज होता है, यानी कि उसकी जो है डेथ हो जाती है, उस दिन से वो पर्सन नहीं रहता, बट स्टिल देयर आर सम ड्यूटीज
एक डेड व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ ड्यूटीज हैं वो सोसाइटी की बनती हैं। तो ये पीवाईक्यू में लास्ट टाइम पूछा गया है क्वेश्चन के तौर पे, क्लियर। और इसी के बीच में जो हमने कुछ इंसॉल्वेंसी वगैरह है, सिविल डेथ वगैरह है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी जो कुछ कैपेसिटीज हैं वो लूज कर दी जाती हैं बाय द ह्यूमन पर्सन, क्लियर। अब कुछ टेम्परल लिमिट्स हैं, वो क्या है, एक लीगल पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग एक अनबोर्न चाइल्ड है। जनरली क्या कहा गया है, हमने डिस्कस किया है कि जो पर्सनैलिटी है वो शुरू होती है जन्म से। तो यहाँ पर जो अनबोर्न पर्सन है यानी कि अभी तक अनबोर्न चाइल्ड है, क्या उसकी भी कोई राइट्स वगैरह हैं लाइक ए पर्सन? तो यस, यहाँ पर हिंदू लॉ के अंदर है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह हैं या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ एक चीजें हैं वो बताई गई हैं कि उसके बेनिफिट के लिए आप हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हो कुछ चीजें, क्लियर। ट्रांसफर तभी होंगी जब वो पर्सन हो, तो उसको पर्सन माना गया। बट वहां पर क्या है, उसके बाद में उसका सब्सिक्वेंटली जिंदा पैदा होना भी एक कंडीशन मानी गई है, बोर्न अलाइव होना है वो जरूरी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मैक्सिम दी गई जिसका मतलब है अनबोर्न इज डीम्ड बोर्न वेट एवर इज बेनिफिट इज कंसर्न। जब भी उसकी बेनिफिट्स की बात आती है तो एक अनबोर्न चाइल्ड है उसको बोर्न ही माना जाएगा, क्लियर। उसके अलावा डेथ की हमने टर्मिनेशन की बात करी ली है, बट उसके जो कुछ इंटरेस्ट हैं वो डिस्पोजल ऑफ बॉडी के रिगार्डिंग है, उसको रेपुटेशन है, उसकी विल है, यानी कि एक व्यक्ति डेड बॉडी है उसको बढ़िया तरीके से सम्मान देना, उसका कैसे दाह संस्कार होना है विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट्स, वो कुछ ड्यूटीज हैं, वो उसके कुछ इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। यहाँ तक आपको बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एक और आता है, एक एनिमल और नेचर है। एक साइड में हमारे पास में है एनिमल एंड दी नेचर, यानी कि रिवर है, कोई आइडल है, यानी कि मंदिर वगैरह में है जो मूर्तियां हैं या कहीं मॉस्क वगैरह है, ठीक है। तो उनका क्या स्टेटस है, तो एनिमल की अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर जो देखा गया है कि ये एक लीगल पर्सन नहीं है, ये कोई भी ड्यूटी राइट्स है वो बेयर नहीं कर सकता। बट इनके अगेन अगर कोई क्रूएलिटी होती है तो यहाँ पे सोसाइटी के खिलाफ, सोसाइटी की क्या है एक ड्यूटी बनती है कि वो उस चीज को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर कुछ अलग अलग एक्ट के थ्रू, जैसे कि एनिमल्स क्रूएलिटी के रिगार्डिंग स्पेशली एक्ट बने हुए हैं, उनके थ्रू है जो इनको प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड की गई है, क्लियर। तो यहाँ पे एक पीवाईक्यू पूछा गया है कि एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू दी राइट्स एंड ड्यूटी जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है तो आप उसको फॉल्स है वो मार्क करोगे, दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन, क्लियर, न कि सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। सिर्फ उनको प्रोटेक्शन मिली है, न कि वो क्लेम नहीं कर सकते। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास ये जो आइडल हैं, रिवर्स हैं, तो इनको एक जुरिस्टिक पर्सनैलिटी है वो दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से। तो जैसे हिंदू आइडल्स हैं उसको जो मैनेज किया जाता है बाय द मैनेजर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से यमुना है, गंगा है, ये जो रिवर्स हैं इनको हाई कोर्ट्स उत्तराखंड के हैं या अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा है इनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के पर्पज के लिए जो है यहाँ पर एक जुरिस्टिक पर्सन है वो माना गया है, क्लियर। यहाँ तक बातें हैं वो क्लियर है आप सभी को। अब नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट और जुरिस्टिक पर्सन। अब हम बात करते हैं जैसे कि जुरिस्टिक पर्सन जो हमारे पास ये जो टर्म आती है, इस टर्म का ये अलग अलग है, विद केस लॉ भी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले ये आता है कि क्रिएटेड बाय और अंडर द लॉ, स्टैट्यूट एंड रजिस्ट्रेशन या चार्टर, किसी भी स्टैट्यूट के अंदर है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू है जो ये बनाया गया है, क्लियर। जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कंपनी फॉर्म की गई है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो एक जुरिस्टिक पर्सन है। इसी तरीके से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, जो कि हम ऑलरेडी चीजें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि LIC है, ट्रेड यूनियन है, यूनिवर्सिटी है, ONGCA है, ये कुछ एक कंपनियां हैं इस जुरिस्टिक पर्सनैलिटीज के एग्जाम्पल है जो कि एक्ट करती हैं थ्रू दी ह्यूमंस। कौन होते हैं वो, डायरेक्टर हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं, क्लियर। ये है यहाँ पे जुरिस्टिक पर्सन। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही है कि एंटिटी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द लॉ टू बियर राइट्स एंड ड्यूटी, क्लियर। नेक्स्ट आता है एग्जाम ट्रैप टाइप एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है UGC नेट लॉ में कि क्या पार्टनरशिप फर्म और जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, मतलब पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म, क्या ये इसको आप एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कहोगे? यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म नाम लेते हो, आपको लगता है कि एक लीगल पर्सनैलिटी, नहीं, दिस इज नॉट अ लीगल पर्सनैलिटी।
इसको हम अपने जो पार्टनर हैं या जो पार्टनरशिप फॉर्म की गई है उन पार्टनर्स के द्वारा, इन दोनों को आप डिफरेंट सेपरेट नहीं देखोगे, ये एक मिथ है। ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं। लेकिन जब बात आती है एलएलपी की, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तब उस सिचुएशन के अंदर, उस एक्ट के अंदर इन दोनों को सेपरेट एंटिटी माना गया है। यानी कि एलएलपी जो है वो अपने पार्टनर से है वो डिफरेंट मानी जाती है। लेकिन अगर आप सिंपल पार्टनरशिप की बात करोगे तो वो अलग एक एंटिटी नहीं है। ये आपको छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। अक्सर ये जो है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या है इसमें रॉन्ग आंसर है वो चूज कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद में जो कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी है, इन दोनों के बीच का जो है एक बीच में से वो क्या कहते हैं अलग कर देता है सिस्टम को। यानी कि जो कॉर्पोरेशन बनी है, एक बार इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है किसी भी एक्ट के अंदर, तो उसके जितने भी शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, या जिसने भी उन्होंने बनाया है, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ जाता है। मतलब वो कॉर्पोरेशन है वो अलग रहेगी और जो शेयर होल्डर हैं वो अलग रहेंगे। क्लियर। उनके बीच में एक बाउंड्री आ जाती है। जब भी कभी भी कोई भी बात आती है, कोई सूट फाइल करने की बात आएगी, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइल, डेट रहने की बात, तो यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेशन है वो अपने बेस पे ही लेगी, उसके ऊपर जो लाइबिलिटी बनती है उन चीजों से वो आप शेयर होल्डर को लाइबल नहीं ठहराओगे। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ केस लो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला केस लो है सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड, 1897 का ये केस है। इसके अंदर क्या था कि जो एक सालमन व्यक्ति है उसने ये है जो इसका एक शू का या लेदर का एक बढ़िया बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस था। इसने क्या किया कि जो अपने उस बिजनेस को है एक कंपनी के रूप में फॉर्म कर दिया, सालमन एंड कंपनी। ठीक है। और जो अपना बिजनेस था वो उसको बेच दिया, उस कंपनी को जो उसने बनाई है, मतलब अपनी जो बिजनेस को है अपने ही द्वारा बनाई गई कंपनी को उसने बेच दिया। क्लियर। कितने में बेचा? 39 पाउंड के अंदर, 39,000 पाउंड के अंदर बेच दिया उसने। ठीक है। जिसके बदले में उसने अपने आप को क्या दिए? 20,001 शेयर प्लस 10,000 जो है पाउंड का है एक डिबेंचर है वो अपने नाम इसने इश्यू कर लिए। ठीक है। तो जनरली इसकी कंपनी शुरू हुई और कुछ शेयर इसने अपने परिवार में भी जो है इश्यू कर दिए, जैसे कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को। तो उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद है जो इनकी कंपनी हम उसने वेल परफॉर्म नहीं किया और वो कोलैप्स हो गई और वो गई लिक्विडेशन के अंदर। अब लिक्विडेशन में गई तब उस टाइम में इस कंपनी के पास टोटल एसेट थी वो थी 6,000 50 रुपए का है जो इनके पास जो है पौंड, रुपए सॉरी रुपए नहीं पौंड का है जो इनके पास एसेट्स बची हुई थी। तब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो कुछ अनसिक्योर्ड यहाँ पे क्रेडिटर थे इस कंपनी के, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि जो ये सालमन है वो कह रहा है कि मेरा जो है पहले उसके पास सिक्योर्ड डिबेंचर थे 10,000 पाउंड के, तो वो कह रहा है कि आप पहले मुझे दो। तो जनरली रूल्स भी ये होता है कि जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो सबसे पहले पे किए जाते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है अनसिक्योर्ड के बदले, क्रेडिटर के बदले में। क्लियर। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि ये सालमन है और ये जो कंपनी है वो इसी की है, इन्होंने सिर्फ एक तरीके से है जो दिखाने के लिए ये चीजें हैं बनाई हैं। तब यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो, जो ये कंपनी है वो क्या है एक प्रॉपरली फॉर्म्ड जो है इनकॉर्पोरेटेड है। क्लियर। एंड एक क्या है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप इसको सेम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो सालमन है वो पर्सनली लायबल नहीं है कंपनी के किसी भी डेट के लिए, और जो इसके सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं इसने इशू किए हैं अपने आप को थ्रू दी कंपनी, वो पहले पे किए जाएंगे बिफोर दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर। तो यहाँ पे एक जो रूल है वो स्टेब्लिश हुआ था कि जो कंपनी है और वो जो शेयर होल्डर हैं वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट, और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे माना गया है। उसके बाद में एक और केस है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, 1961 का केस है। इस केस में भी कुछ ऐसा सही है। ली है उसने एक अपनी कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग कंपनी। इसी कंपनी के अंदर इसने अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे भी अपॉइंट किया गया एंड ही इज आल्सो अपॉइंटेड एज ए पायलट फॉर द कंपनी, मतलब वो पायलट भी था। और ड्यूरिंग द फ्लाइंग उसका क्रैश हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद है जो उसकी वाइफ है जो कंपनसेशन मांगने गई, वर्कर कंपनसेशन कोर्ट के अंदर। तब यहाँ पर जो क्वेश्चन राइज हुआ कि जो ये ली है वो अपने अपनी ही कंपनी बनाई हुई उसी के अंदर खुद ही तो था काम करने वाला, तो वो एम्प्लॉय कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर उसको वर्कर मानोगे तभी तो उसको वर्कर का कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन जो उसकी वाइफ मांग रही है तो वो पेएबल तभी होगा ना। तब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी है
और जो ली है वो दोनों के दोनों सेपरेट है, और ली है जो अपने आप को एज ए वर्कर के तौर पे भी अपॉइंट कर सकता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर एंटर हो सकता है विद हिज कंपनी। क्लियर? तो ये यहाँ पर मेन जो है डिस्कशन इसके अंदर हुई थी। तो इसमें भी कहा था कि जो है कंपनी है, इवन चाहे वो वन मैन कंपनी हो, ये जो वन मैन कंपनी है वो अपने आप से एक उस व्यक्ति से जिसने उसको बनाया है उससे सेपरेट होती है। क्लियर? तो ये जो हमारा है मेन इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। उसके बाद में एक और केस लॉ आता है, वो है डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी GBL लिमिटेड 1960। इस केस के अंदर क्या था कि जो ये कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर वाज एक इंग्लिश इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, जिसके शेयर होल्डर और जो डायरेक्टर हैं वो मोस्टली जर्मन रेजिडेंट्स थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो जो डाइमलर है उसको डर लगा कि मैं जो है पे कर रहा हूँ, इसको जो अमाउंट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ उसके साथ में, वो अपने दुश्मनों के साथ में, मतलब एनिमी के साथ में कर रहा हूँ। तो उसको ऐसा लगा, ठीक है। तो उसने शायद वो है पेमेंट वगैरह है वो उसने नहीं की। तब यहाँ पे जो ये मैटर कोर्ट में गया, तब कोर्ट ने है जो इसका जो है एनालाइज की, सारी चीजें फैक्ट वगैरह हैं चेक किए, तब कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आप कंपनी भले ही सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से, डायरेक्टर्स वगैरह से, जो भी उसके अंदर है काम करने वाले, लेकिन जब बात आती है उस कंपनी के करेक्टर को देखने की, उसके नेचर को देखने की, तब आप उसके जो एक कहें प्रिंसिपल आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसका यूज करके आप देख सकते हो कि उसके अंदर काम करने वाले कौन है। उसी के आधार पे तो आप उसका नेचर देखोगे ना, कंपनी क्या एनिमी कंपनी है, कौन सी कंपनी है। तब यहाँ पर है जो एक्चुअल में उसका करेक्टर है वो देखा गया कि यस द कंपनी इज आल्सो ए लीगल कंपनी, मतलब लॉ के द्वारा आप कह सकते हो कि ये जो है लीगल कंपनी है, इंग्लिश कंपनी है कंपनी लॉ टर्म के अकॉर्डिंग। बट जो इसके मेन बंदे हैं काम करने वाले, कंट्रोल्ड की जा रही है जो, वो क्या है, एनिमी के रेजिडेंस के द्वारा की जा रही है। तो इसको एनिमी वॉर टाइम के दौरान है वो माना गया। क्लियर? अब आती हैं कॉर्पोरेट जो पर्सनैलिटी है हमारी, उसकी थ्योरीज, फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, इसके अलावा पर्पस थ्योरी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, 2-3 और हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिक्शन थ्योरी। यहाँ पे ये जो जुरिस्ट हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि लीगल पर्सनैलिटी है वो एक तरह की फिक्शन है। वो कहते हैं कि ओनली ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, रियल है। ओनली ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, रियल है, रियल पर्सन। जो कॉर्पोरेशन है ओनली ऑफ लीगल फिक्शन, एक आप कल्पना कह सकते हो कि उन दोनों ने इकट्ठे होकर के इमेजिनेशन में है जो अपने आप लॉ में है जो ग्रुप ने इकट्ठा होकर के एक कंपनी है या कोई सोसाइटी है या फिर कोई ट्रस्ट है वो बना लिया है। वो कहते हैं दिस इज ओनली अ फिक्शन। क्लियर? मतलब ओनली जो ह्यूमन बींग्स हैं वही यहाँ पर है जो चीजें हैं होल्ड कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, वही राइट होल्ड कर सकते हैं, वही ड्यूटीज होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? कि यहाँ पे रियलिटी तो यही है ना, जो मेंबर है वही काम कर रहे हैं रियल में। तो जो कंपनी क्रिएट करके आप उसको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी दे रहे हो वो एक फिक्शन है। तो ये हमारा इस फिक्शन थ्योरी में कहा गया है। जैसा कि आप सालमन वाले केस में देख सकते हो कि कोर्ट ने है जो कंपनी को और एक पर्सन को है वो अब सालमन से है वो अलग अलग माना गया था। तो जो कंपनी एज ए पर्सन और सालमन एज ए पर्सन, दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। उसी के बाद में आता है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उसको स्टेट ने, सोवरन ने है वो वाला जो नेचर है वो उसको कंसेशन है वो दी है, वो उसको चार्टर के थ्रू मिली है। मतलब स्टेट कहता है कि दिस इज द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, चाहे वो उसको स्टैट्यूट के थ्रू कहे, किसी लेजिस्लेशन के थ्रू कह रहा है या किसी रूल रेगुलेशन के थ्रू कह रहा है, तो उसको स्टेट ने है वो उसको कहा है कि ये है जो एक लीगल पर्सन कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो होगी। ये कंसेशन के थ्रू मिल रही है। उसके बाद में आता है रियलिस्ट और ऑर्गेनिक थ्योरी। इसका जो मेन आइडिया है वो क्या कहता है कि जो कॉर्पोरेशन है वो क्या है, इज नॉट मेरली फिक्शन। ये फिक्शन थ्योरी को है वो क्या है, बॉयकॉट कर रहा है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कहता है कि एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो रियल सोशल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सामाजिक जो है तंत्र बना हुआ है वो वास्तविक है। ये है जो अपने आप में अपनी विल है, अपना एग्जिस्टेंस है, या इसके जो इंडिविजुअल मेंबर है उससे भिन्न है जो एग्जिस्ट करती है। तो इसका खुद का स्ट्रक्चर होते हैं, खुद के इसके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उसके इंडिविजुअल्स मेंबर्स हैं, या इसका स्ट्रक्चर है कैसे बनाया गया है, ऑर्गन जैसे हैं, डायरेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं जिसमें
हर एक लेवल का जो व्यक्ति है वो काम कर सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ऐसे नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति कह दे कि जनाब ये होगा तो ये होगा, नहीं, इसमें जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सभी को एक प्रोसेस के थ्रू हेड डिसीजन लेना पड़ता है। क्लियर? तो इसमें ली एयर फार्मिंग वाला जो केस है वो आप रिलेट कर सकते हो कि एक रियल एंटिटी है जो कि कैपेबल है ली जैसे जो पर्सन है उनको एम्प्लॉय करने के लिए, यानी कि वो अपने आप से, जैसे ली को ही ली कंपनी उसी के द्वारा फॉर्म की गई ने उसको अपॉइंट किया, तो वो क्या है, एक तरीके से रियली उसने एक पर्सन को है वो अपॉइंट किया है। उसके बाद में आता है ब्रैकेट थ्योरी। आप देख सकते हो जैसे मैथ में होता है ब्रैकेट लगाना, ऐसे ब्रैकेट लगा दी, इसके बीच में जो है ये आगे पर्सन्स। तो ये क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है, एक ग्रुप, रियल ह्यूमन बींग्स का ग्रुप्स है, उसके चारों तरफ एक तरीके से ब्रैकेट लगी हुई है और वो मिल करके हैं जो काम कर रहे हैं वो उसको मेंबर के तौर पे, और उनको ट्रीट किया जाता है एज ए वन पर्सन। मतलब ये नहीं है कि वो 20 व्यक्ति मिलकर के उन्होंने कॉर्पोरेशन किया तो वो 20 माने जाएंगे, नहीं, वो एक वन पर्सन के तौर पे काउंट किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जब कोर्ट को लगता है कि हमें इस पार्टिकुलर कॉर्पोरेशन का या इस पर्सनैलिटी का नेचर जानना है, तो वो उस ब्रैकेट को वो रिमूव कर करके देख सकती है कि इसके बीच में जो काम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वो फ्रॉड कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में वर्क है या लीगल है इलीगल है, वो सारी चीजें उसमें चेक की जा सकती हैं। तो ये है ब्रैकेट या सिंबॉलिक थ्योरी। इसके डिनोट कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि मैथ का जैसे ब्रैकेट लगा दिया है कुछ लोगों के चारों तरफ और उसको नाम दे दिया गया है कि फला फला ये कंपनी है। क्लियर? उसके बाद में आता है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी कहता है कि ओनली जो कोर आइडिया तो इसका अभी तक जो हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, ट्रूली क्या है, पर्सन हो सकते हैं। तो एक कॉर्पोरेशन इज रिकॉग्नाइज नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट एज ए लीगल सब्जेक्ट ऑफ कैरिंग आउट स्पेसिफिक पर्पस रनिंग स्कूल हॉस्पिटल एंड चैरिटी। मतलब पर्पस, उद्देश्य क्या है, वो जो कंपनी है या जो कॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट है, वो क्यों बना है, उसका उद्देश्य क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्ट जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है अपना उद्देश्य, भी ये नहीं कह सकते आप सिर्फ उन्हीं का ही उद्देश्य होता है। अगर मान लीजिए ग्रुप मिलकर के कहता है कि हमें यहाँ पे चैरिटी करनी है, या फिर एक ग्रुप मिलकर कहता है कि हमें ये इस पार्टिकुलर काम से प्रॉफिट कमाना है, तो उन्होंने एक कॉर्पोरेशन है वो फॉर्म की है, उन्होंने एक लीगल पर्सनैलिटी बनाई है, तो वो क्या है, एक पर्पज के लिए बनाई गई है। तो ये भी यहाँ पर एक पर्पज थ्योरी के अंदर माना गया है कि एक लीगल पर्सनैलिटी है वो एक पर्पज के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए इसको पर्पस थ्योरी नाम है वो दिया गया है। तो इस तरीके से ये 5 तरीके की थ्योरीज हैं वो अलग अलग है, डिफाइन की गई है अलग अलग थिंकर के द्वारा। तो ये जो है प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, क्या कहते हैं इसको, पर्पस, और पब्लिक बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। एनजीओ लाइक हैं जैसे वो एक अच्छे काम के लिए वैसे भी उन्होंने फॉर्म कर रखा है, या फिर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए है जो उस कंपनी को बनाया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लीगल पर्सनैलिटी और एक पर्सन क्या होता है। आई होप कि आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वो। एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।